हाय गाइस, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में लोग डिस्कस करने वाले हैं एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड जो आपका पेपर है सेमेस्टर 4 का। उसकी जो फर्स्ट यूनिट है रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या है कि जो आपकी फर्स्ट यूनिट में जो सब पार्ट्स हैं लाइक ट्रांसमिशन लाइन एंड केबल्स के बारे में भी और भी डिफरेंट टाइप के आपके जो टॉपिक्स हैं, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि लाइक फार्मूला बेस्ड डिस्कशन कर लेंगे और फार्मूले में जो पैरामीटर्स है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेंगे और वो फार्मूला कब लगाना है ये भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। सो बिना वक्त गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ट्रांसमिशन लाइन है, आपको ये ट्रांसमिशन लाइन है वो दो तरीके की होती है। एक है आपका 2 वायर लाइन और आपका कोएक्सियल लाइन। ये आपका 2 वायर लाइन और कोएक्सियल लाइन का कह सकते हो कि सर्किट है, जिसको हम लोग यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वायर लाइन में क्या है, यहाँ पे 2 वायर है और कोएक्सियल लाइन में क्या है, आपका एक सिंगल वायर जिसके आपके एक्सिस दोनों की सेम है। ठीक है, ये आपकी एक्सिस क्या है, दोनों की सेम है। सो ये आपका कह सकते हो कि यहाँ पर हमारा ये 2 वायर लाइन और कोएक्सियल लाइन का ये सर्किट डायग्राम है। अब यहाँ पे इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कुछ आपके जो पैरामीटर्स होते हैं लाइक इंडक्टेंस एंड द कैपेसिटेंस। तो अगर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के बारे में अगर हमको बात करनी है तो ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे कि आपके यहाँ पे दो तरीके के आपके हैं, एक है आपका 2 वायर लाइन और आपका कोएक्सियल लाइन। सो इसमें जो इंडक्टेंस होगा आपका, जैसे 2 वायर लाइन में जो इंडक्टेंस की वैल्यू होती है वो आपकी होती है म्यू अपॉन पाई एल एन 2 कैपिटल डी डिवाइडेड बाई डी इन, और ये आपका क्या है एच बाई एम, मतलब हेनरी पर मीटर इसकी यूनिट है इस इंडक्टेंस की। और यहाँ पे कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी है सेपरेशन ऑफ द 2 वायर्स, और जो आपका स्मॉल डी है वो आपका क्या है डायमीटर ऑफ द वायर्स। सो यहाँ पे ये जो चीज़ होनी चाहिए वो आपका कैपिटल डी है, और ये जो वायर हैं इनकी जो डायमीटर होगी वो आपका स्मॉल डी होगी। ओके, सो यहाँ पर ये आपको चीज़ें फॉर्मूले में क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा कैपिटल डी है और आपका कौन सा स्मॉल डी है। सो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा लिखना चाहूँ कि ये जो आपका वायर का जो डायमीटर है ये डी को रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल डी को, और इन दो वायर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कैपिटल डी से रिप्रेजेंट की जाएगी, तो यहाँ पर कैपिटल डी होगा। ओके, सो ये तो हो गया आपका म्यू अपॉन पाई एल एन 2 डी बाई डी। इसी प्रकार आपका जो कैपेसिटेंस होगा 2 वायर लाइन में, इस साइड वाले 2 वायर लाइन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस होगा वो आपका हो जाएगा पाई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एल एन 2 डी बाई स्मॉल डी। तो ये आपका क्या है फैराड पर मीटर में इसकी जो यूनिट है, या फिर आपको कह सकते हो कि यहाँ पे जो कैपेसिटेंस डिफाइन किया गया है वो क्या गया आपका फैराड बाई मीटर। ये तो आपका 2 वायर में हो गया। अब आप लोग बात कर लेते हैं कोएक्सियल लाइन में। कोएक्सियल लाइन में देख रहे हो यहाँ पे सिंपल सा क्या है, सिर्फ 2 का डिफरेंस है, मतलब एक फैक्टर ऑफ 2 आपके यहाँ पे आता है। जो आपका 2 वायर लाइन में यहाँ पे 2 था वो आपका यहाँ पे आ जाता, तो इसका जो फॉर्मूला बनता वो आता है एल इक्वल टू म्यू अपॉन 2 पाई एल एन कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। और जो आपका सी का फॉर्मूला होगा, जो आपका यहाँ पे 2 था अब वो पाई के साथ 2 जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे 2 वायर लाइन में जो पाई के साथ नहीं है वो कोएक्सियल में पाई के साथ 2 का फैक्टर आएगा। सो यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये आपके दोनों फॉर्मूले हो गए कोएक्सियल लाइन और 2 वायर लाइन के इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के बारे में। ओके, सो नाउ इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फेज वेलोसिटी एंड द लाइन वेलोसिटी। अब इसमें जो भी आपका टीएम वेव आपकी जाएगी उसकी फेज वेलोसिटी क्या होती है। तो फेज वेलोसिटी अगर मैं कहूँ कि इन पैरामीटर के नाम से अपन इन पैरामीटर को अगर हम लोग ध्यान में रखते हुए लाइक एल और सी में अगर डिफाइन करना है, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ एल और सी का, तो यहाँ से जो आपका बचेगा एल और सी का प्रोडक्ट जो होगा वो होगा म्यू इंटू ई। और हम लोग जानते हैं यहाँ पे जो आपका फेज वेलोसिटी होती है वो क्या होती है 1/√ऑफ म्यू इंटू ई। वैसे तो होती है सी बाई म्यू आर, मतलब ये ठीक है। और इसको भी अगर आपको थोड़ा बहुत अगर याद रखना तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो इंडक्टेंस होता है सॉरी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, और जो आपका परमिटिविटी में रिलेशन होता था वो एन स्क्वायर का होता था, राइट। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि बी पी इक्वल टू सी बाई एन, एन की जगह रूट एप्सिलॉन आर रखा और एप्सिलॉन आर की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं। सो इस प्रकार यहाँ से हमारा हो जाएगा बी पी की जो वैल्यू है रूट एल सी आ जाएगा। तो आपको इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोग याद रखोगे। अगर आपको कोएक्सियल लाइन या फिर इन शॉर्ट बोलो अगर ट्रांसमिशन लाइन की इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पता है तो हम लोग वहाँ से टी एम वेव की क्या निकाल सकते हैं, फेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। गॉट इट। अब फेज वेलोसिटी के बाद लाइन वेवलेंथ के बारे में भी पूछ लेते हैं, तो लाइन वेवलेंथ आसानी से निकाल सकते हैं। अगर फेज वेलोसिटी पता है तो लाइन वेवलेंथ क्या हो जाएगी, सिंपली फ्रिक्वेंसी से डिफाइन कर देंगे, वो डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमको पता है कि आपका जो बी बराबर होता है वो एफ लैम्डा होता है। जैसे अपने सी इक्वल टू एफ ये पढ़ा था ना एफ लैम्डा, तो यहाँ पे सी की जगह बी है हमारा। सो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा वो आ जाएगा बी पी बाई एफ, और यहाँ पे बी पी की वैल्यू डाली इन टर्म्स ऑफ सी
तो C/F हमारा हो जाएगा लैम्डा नॉट, जहाँ पे लैम्डा नॉट है फ्री स्पेस में वेवलेंथ, और अगर किसी मीडियम में वेवलेंथ पूछता है तो आपको इसकी परमिटिविटी से डिवाइड करना है, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग आसानी से ये चीज़ें निकाल सकते हैं। गॉटेड कभी कभी क्या होता है कि फेज शिफ्ट पर यूनिट लेंथ पूछ लेता है, तो फेज शिफ्ट पर यूनिट लेंथ का जो फॉर्मूला वो आपका बीटा इक्वल टू 2π/λ होता है। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ें इन शॉर्ट में डिस्कस कर ली। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस के बारे में। अब हर एक कह सकते हो ट्रांसमिशन लाइन की करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस भी होती है। अगर मैं बात करूँ इन पैरामीटर्स के बारे में, लाइक R, L, C और G के इन टर्म्स ऑफ दीज पैरामीटर्स की अगर मैं बात करूँ, तो इनमें जो आपका इम्पीडेंस की जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा Z0 इक्वल टू √R + jωL डिवाइडेड बाई C + jωC। ऐसे भी याद रख सकते हो, जो पैरेलल वाले वो नीचे आएंगे, जो सीरीज वाले वो ऊपर आएंगे। सो ये इक्विवेलेंट सर्किट है आपका, और इक्विवेलेंट सर्किट के रिगार्डिंग आपको करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस लिखना पड़े तो हम लोग ऐसे लिख सकते हो Z0 इक्वल टू √R + jωL डिवाइडेड बाई G + jωC। ओके, यहाँ पे आपको पता है इसकी वैल्यू पता है, C की वैल्यू पता है, ये आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो जाएगी ओमेगा। R आपको रेजिस्टेंस पता है, G आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे G आपका 1/R हो जाएगा। ओके, सो यहाँ से हम लोगों को पता है कि ये सारे पैरामीटर्स हमको मालूम है, तो यहाँ से आसानी से हम लोग क्या निकाल सकते हो, करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस। अब क्या हो सकता है, यहाँ पे कंडीशन वो लोग डाल देते हैं। क्या कंडीशन डाल देते हैं कि अगर मान लो चलो फ्रिक्वेंसी बहुत लो है, अगर लो फ्रिक्वेंसी है तो इसका मतलब क्या, R इज ग्रेटर देन ω/L, और या फिर G मतलब जो कंडीशन होती है लो फ्रिक्वेंसी की, लो फ्रिक्वेंसी में रेजिस्टेंस जो होता है वो ω/L के जो इम्पीडेंस से ज़्यादा होता है, और इसी प्रकार जो आपका G है उसकी वैल्यू भी ω/C से बड़ी होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि R के कंपेरिजन इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, G कंपेरिजन इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो आसानी से एट लो फ्रिक्वेंसी पे जो Z0 की वैल्यू होती है √R/G, जिसको हम लोग ओम में लिखते हैं। इसी प्रकार जब मैं हाई फ्रिक्वेंसी की बात करूँ, हाई फ्रिक्वेंसी में हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, तो हमारा बचेगा L/C। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि फ्रिक्वेंसी अगर हाई है तो L/C का रूट आएगा, और अगर आपकी फ्रिक्वेंसी लो है तो R/G का रूट आएगा। ओके, अब क्या हो सकता है, कभी भी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि लाइन डायमेंशंस में बताओ, तो अगर Z0 की वैल्यू लाइन डायमेंशंस में लिखना है, लाइन डायमेंशन मतलब एप्सिलॉन, म्यू, इनके टर्म्स में अगर लिखना है तो कैसे लिख सकते हो वो देख लो। तो आपको पता है कि कह सकते हो ट्रांसमिशन लाइन में जो आपके L और C है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन थी, राइट। अगर आपको याद हो 2 वायर लाइन में क्या था, अगर याद हो थोड़ा बहुत, 2 वायर लाइन में था μ/π/ln2/d, है ना। L की वैल्यू और C की वैल्यू क्या थी, मतलब π/E डिवाइडेड बाई ln2d/d, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ से L और C की वैल्यू हम लोग जब डालते हैं दोनों में, तो यहाँ से आंसर आ जाता है 2 वायर लाइन में आ जाएगा Z0 की वैल्यू 1/20 डिवाइडेड बाई εr ln2d/c। यहाँ पर 2 बार लाइन में L और C की वैल्यू पुट की तो हमारा Z0 आ जाएगा इस से ये 120/εr, और यहाँ पे आ जाएगा 60। ओके, यहाँ 2 था तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। गॉट इट। सो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, और यहाँ पे ये कोएक्सियल लाइन के लिए भी Z0 की वैल्यू आ जाएगी। सो जब भी हमारे ऐसे ट्रांसमिशन लाइन की करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस आपसे पूछे तो वो आप लोग इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हो। ओके, सो इसी के साथ साथ एक और टर्मिनोलॉजी आती है जिसको हम लोग प्रोपेगेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। अब प्रोपेगेशन कोफिशिएंट क्या करता है कि सिंपली जो आपका वेरिएशन होता है करंट का या वोल्टेज का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, वो हमारा किससे पता चलता है, प्रोपेगेशन कोफिशिएंट से। तो अब हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या फिर इन टर्म्स ऑफ करंट या फिर वोल्टेज के टर्म्स ऑफ वो डिफाइन है, तो वो डिस्टेंस के साथ कैसी वेरी हो रही है वो कौन बताएगा, प्रोपेगेशन कोफिशिएंट। अब प्रोपेगेशन कोफिशिएंट को अगर मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन करूँ, कैसे कर सकता हूँ, पहले देख लेते हैं कि जो आपका करंट और वोल्टेज है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। I = I0, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, लाइक डिस्टेंस के साथ आपकी इंटेंसिटी कैसे चेंज होती है, तो इसी प्रकार हम लोग करंट और वोल्टेज को भी लिख सकते हैं। I = IS e⁻⁻⁴ इसी प्रकार आपका B = BS e⁻⁻⁴। तो ये आपका डिफाइन हो जाएगा हमारा करेक्ट, मतलब ये करंट और वोल्टेज की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गामा। अब अगर मैं बात करूं कि इसी गामा को इन टर्म्स ऑफ आपको प्राइमरी कांस्टेंट जो हमारे वही जो यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था इनके टर्म्स में अगर लिखना है तो उसकी वैल्यू होती है सिंपली √R + jωL × J + jωC का रूट। ओके, और आपको पता है यहाँ से अगर मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करूँ तो आपको पता है ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी निकलेगी। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को हम लोग लिख सकते हैं α + jω। गॉट इट। यहाँ से जो बीटा की
अल्फ़ा प्लस जे बीटा, सॉरी गामा की जगह अल्फ़ा प्लस जे बीटा। यहाँ पे जो बीटा है वो क्या है आपका 2 पाई लैम्डा, जो मैंने पहले बताया था फेज शिफ्ट पर यूनिट लेंथ है आपका। सो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि ये प्राइमरी कांस्टेंट के टर्म्स में हमारी वैल्यू ये आ गई। गॉट इट नाउ। अब क्या है कि अगर मैं मान के चलो इस करंट को, ये जो करंट हमारा डिफाइन था, करंट को अगर मैं थोड़ा सा गामा की वैल्यू पुट करके लिखना चाहूँ तो उसको फेजर डायग्राम में कैसे बना सकते हैं, और ये कौन कौन से मतलब पैरामीटर, कौन कौन सा पार्ट क्या डिफाइन करता है वो भी देख लेते हैं। जब यहाँ पे गामा की वैल्यू मैं इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा और बीटा के टर्म्स में लिखता हूँ तो मैं गामा को ऐसे लिख सकता हूँ। जब यहाँ पे पुट करूँगा वैल्यू तो रियल पार्ट अलग हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाएगा। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये आपका रियल पार्ट है। तो ये वाली चीज़ बताएगी लेंथ ऑफ जो आपका फेस, मतलब ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया और ये आपका फेस हो गया। ओके, सो यहाँ से अगर मैं फेजर डायग्राम में अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये जो होगा ये वाला टर्म, ये वाला टर्म क्या बताएगा, लेंथ ऑफ द फेजर लाइन। कि मान के चलो ये आपका IS वाली लाइन है, एट पर्टिकुलर टाइम t पर, ये सॉरी एट पर्टिकुलर डिस्टेंस x पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये वाली वैल्यू होगी। ये जो बताएगा वो पर्टिकुलर x पर i की वैल्यू कितनी होगी, ये एम्पलीट्यूड के बारे में बताएगा। और अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो चीज़ है वो बताएगा एंगल ऑफ रोटेशन, कि कितना एंगल रोटेट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वैल्यू। तो ये IS आपकी इनिशियल वैल्यू है और पर्टिकुलर x पर ये आपकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ से हम लोग बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। गॉट इट। सो ये आज आपका इसको हम लोग बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड है हमारा करंट का एट पर्टिकुलर डिस्टेंस पर। गॉट इट। इसी प्रकार हम लोग वोल्टेज के बारे में भी लिख सकते हैं कि वोल्टेज के बारे में आपको पता है कि आपका जो वोल्टेज और करंट में वो आपका इनिशियल अगर फेज है तो हम लोग फेजर डायग्राम में कुछ इस तरीके से वोल्टेज को बनाते हैं या फिर फेजर डायग्राम में ऐसे प्लॉट करते हैं। तो ये इनिशियल फेज आपका फाई है, फिर उसके बाद हमने अगर मैं इसको BS लिख दूँ तो एट पर्टिकुलर x पर आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी ये, राइट। और आपका इनिशियल फेज शिफ्ट अगर पाई है तो आप मतलब अगर यहाँ मैं BS के बाद अगर मैं शिफ्ट देखता हूँ तो आपका ये शिफ्ट हो जाएगा बीटा, जिसको हम लोग यहाँ पे बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ से हमारा ये फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन हो गया करंट और वोल्टेज का इन टर्म्स ऑफ प्रोपगेशन कोफिशिएंट। प्रोपगेशन कोफिशिएंट की वैल्यू पता चलेगी ना आपको, ये है। अब यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से अल्फा और बीटा निकल आएगा। बीटा हमारा क्या निकल के आता है 2 पाई बाई लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू हम लोग इन टर्म्स ऑफ सारी चीज़ें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो नाउ यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको जो एटेन्यूएशन ऑफ द करंट है, एटेन्यूएशन ऑफ करंट का मतलब क्या है कि करंट का डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज हो रहा, तो वो हमारा ये था, है ना। यही तो एम्पलीट्यूड आपका चेंज हो रहा था, है ना, डिस्टेंस के साथ। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एटेन्यूएशन ऑफ करंट की वैल्यू जो कि होती है, मतलब डिफाइन तो की जाती है नेपर में, बट इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता था हमारा कि जो टोटल एम्पलीट्यूड है, ये जो इसको डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू करो और उसका LL को आगे नेगेटिव साइन लगा दो, मतलब -ln mod I/IS, यही हमारा कहलाता है एटेन्यूएशन ऑफ करंट, जिसकी वैल्यू होती है अल्फा x। अगर यहाँ से अल्फा x की वैल्यू निकालनी है तो वही हमारा क्या कहलाएगा, एटेन्यूएशन। और अगर इसको हम लोग नेपर में लिखना चाहें तो नेपर में इस तरीके से डिफाइन होती है वैल्यू। गॉट इट। सो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकल आएगी नेपर बाई x। n इक्वल टू क्या है, n ध्यान रखिए n क्या है आपका, एटेन्यूएशन ऑफ द करंट। ओके, सो यहाँ से नेपर की वैल्यू आ जाएगी -ln mod I/IS, जहाँ पे IS क्या है, करंट इन द मैच डायल, और mod I क्या है, वो आपका लोकल करंट एट पर्टिकुलर डिस्टेंस x पर। ओके, सो ना अगर मैं कहूँ कि इस नेपर और डेसिबल में क्या रिलेशन होता है, तो ये आपको रिलेशन याद रखना है। डेसिबल इक्वल टू 8.686 या फिर 86, बस पॉइंट याद रखना, 86 n होता है। ओके, सो यहाँ पे नेपर की जगह अल्फा x डाल दिया, ये डेसिबल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपको वैल्यू पता है, ये सारी चीज़ें पता है, तो हम लोग नेपर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ से अगर मैं अल्फा निकालना चाहूँ तो n/x हो सकता है ना। तो एटेन्यूएशन कोफिशिएंट की वैल्यू हो जाएगी डेसिबल पर मीटर, क्योंकि यहाँ से भी आप देखिएगा ये नेपर में था ना, तो डेसिबल में बदला और ये x की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। तो डेसिबल पर मीटर की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, है ना। डेसिबल की जगह ये नेपर हो गया और ये अल्फा हो गया, और ये आपका x की वैल्यू हो जाएगी, डेसिबल पर मीटर इक्वल टू हो जाएगा 8.686 अल्फ़ा। ओके, इसको हम लोग लिखते हैं एटेन्यूएशन कोफिशिएंट को कुछ इस तरीके से, मोड अल्फ़ा या बड़ा ब्रैकेट अल्फ़ा, ऐसे कुछ आप लोग लिख सकते हो। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ये
अगर हम लोग डेसिबल पर मीटर में लिखना चाहें तो उसको ऐसे लिखते हैं। अगर आपको नेपर में पता है तो वहाँ से नेपर से अल्फ़ा निकालोगे और अल्फ़ा का मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो वो यूनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डेसिबल पर मीटर में। और अगर बाई चांस आपको मील में बोले, मील के लिए हो जाएगी 1609 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो डेसिबल पर मील हो जाएगी। ओके, सो ये हमारा क्या था, कह सकते हो कि हम लोगों ने इस पर्टिकुलर जो वीडियो है पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीख ली। ये सीखी ट्रांसमिशन लाइन क्या कितने तरीके की हो सकती है, 2 तरीके की, 2 वायर लाइन और कोएक्सियल लाइन, दोनों का थोड़ा सा हम लोगों ने सर्किट डायग्राम देख लिया। और साथ ही साथ इनके रिलेटेड हमने इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट्स की वैल्यू कैसे लिखते हैं वो भी देख ली। ओके, नाउ देन इसके बाद हमने देखा फेज वेलोसिटी। ओके, नाउ इसके बाद हम लोग लाइन वेवलेंथ, फेज शिफ्ट पर यूनिट लेंथ, फिर इसके बाद करेक्टर इम्पीडेंस क्या होता है, फिर हम लोगों ने दोनों केस देखे, लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी में। आफ्टर दैट हम लोगों ने देखा कि जो आपका करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस है, अगर मैं उसको लाइन डायमेंशंस के रूप में लिखना चाहूँ, मतलब एप्सिलॉन और आर के, एप्सिलॉन और म्यू के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। और इसके बाद हम लोगों ने देखा प्रोपेगेशन कोएफिशिएंट, मतलब करंट और वोल्टेज डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज हो रहा किसी टीएम वेव का, तो हम लोगों ने उसको फेजर डायग्राम में भी प्लॉट कर लिया। यहाँ से हमारा जो गामा है वो भी निकल आया अल्फा इंटू जे ओमेगा, जहाँ पर जो अल्फा इंटू जे बीटा की वैल्यू क्या है 2π/λ। और उसको अगर मैं इन टर्म्स ऑफ आर, जी, सी और एल के टर्म्स में लिखना चाहूँ, जिसको लोग प्राइमरी कॉन्स्टेंट कहते हैं, तो वो होता है √r+j⍵L इंटू j+ω⍵c। सो यहाँ से हम लोगों ने गामा निकाला। गामा के बाद हम लोगों ने देखा कि एटेन्यूएशन ऑफ द करंट अगर पूछे, जिसको हम लोग नेपर बोलते हैं, तो वो होता है हमारा n = -ln mod I/IS, और इस की वैल्यू होती है हमारी क्या, अल्फ़ा एक्स। तो यहाँ से हम लोग एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर लिखना चाहूँ तो वो हो जाती है हमारी, अगर डेसिबल पर मीटर में तो वो क्या है 8.686 इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा आप लोगों ने पहले यहाँ से निकालोगे। ओके, एक्स दिया होगा, ये वैल्यू दी होगी, अल्फ़ा निकालोगे। अगर अल्फ़ा को अब वो पूछे कि आपको डेसिबल पर मीटर में बताना है तो आपको 8.6 या फिर 8686 86 यहाँ पे पॉइंट याद रखना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट में ये 15 मिनट का वीडियो हो गया ना। अब सेकंड पार्ट में दूसरा वाला पार्ट हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इसी का। तो तब तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। सेकंड वाला पार्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर में।